आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे। कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हुए वो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट सी सेलेक्ट रखना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो भी नाम देना है नाम दे दो और नेक्स्ट करके फिनिश कर दो। एक सिंपल सा यहाँ पे कोड आपको दिखा रहा है। लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमें वैल्यू को स्वैप करना हो तो कैसे करेंगे, प्लस मैंने यूजर से इनपुट कैसे लेना है उसके बारे में बताया था कि प्रिंटफ से प्रिंट होता है और स्कैनफ से यूजर कुछ इनपुट देता है। उसके बारे में हमने लास्ट सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था क्या कि अगर आप जैसे आप इंटीजर कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो इसमें हमने कोई वैल्यू हम दे दिया x इक्वल्स टू 10 और अब इस वैल्यू को अगर प्रिंट करना हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रिंटफ के अंदर क्या लिखते हैं, परसेंट आई। इंटीजर को प्रिंट करने के लिए परसेंट आई यूज करेंगे और कॉमा x यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। और जब आप यहाँ पे इसको रन करते हो तो सिंपल सा आपको आउटपुट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। यहाँ पे आपको दिखा रहा है आउटपुट, यहाँ पे 10 आपको दिखा रहा है। तो ये सिंपल सा इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना था। इसके बारे में ऑलरेडी मैं लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। लेकिन बात करते हैं कि अगर आपको फ्लोट वैल्यू अगर प्रिंट करना हो तो फ्लोट वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे इंटीजर लिखा मैंने, यहाँ उसी तरीके से मैंने फ्लोट एक एक्स ले लिया। तो फ्लोट में मैंने क्या बताया कि पॉइंट आपको देना जरूरी है और उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से दिया 10.23 इस तरीके से दिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंट आई यूज हम करते हैं कब, जब आपको इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो आप परसेंट आई यूज करते हो। लेकिन अभी जो मुझे प्रिंट करना है 10.23, और ये जो 10.23 है ये कौन सी टाइप की वैल्यू है, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है। जब डेटा टाइप बता रहा था काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने। तो फ्लोट को प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम क्या लिखेंगे, परसेंट एफ हम यूज हम करेंगे और परसेंट एफ से फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करेगा। और अब इसको आप रन करके आप देखोगे तो आप देखो आउटपुट आपको कैसे दिखा रहा है कि 10.23 पहले हमने दिया था, लेकिन 23 के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स जीरो आ रहा है। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आप फ्लोट अगर आप यूज करते हो तो पॉइंट के बाद टोटल 6 डिजिट आप यहाँ पे देख पाएंगे, है ना। टोटल जो है पॉइंट के बाद 6 डिजिट आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो दे देगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, अगर मैं आप इस तरीके से डायरेक्टली आप लिखते हो तो 6 डिजिट आपको पॉइंट के बाद 6 डिजिट आपको दिखाता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, ये मुझे जो है ये 6 डिजिट यहाँ पे नहीं हमें चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है 10.23, उसके बाद जीरो जो अभी आ रहा था, अभी बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था कि 3 के बाद सभी आ रहा था, 4 जीरो आ रहा था, ये मुझे नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ 10.23 चाहिए, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट अगर आपको डिस्प्ले करना हो तो यहाँ पे हम कैसे यूज हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, परसेंट एफ तो लिखना ही है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 0.2 और फिर एफ लिखा। मतलब क्या, परसेंट 0.2 और फिर एफ। इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट के बाद अब वो सिर्फ 2 ही डिजिट को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और अब आप यहाँ पे रन करके आप देखो आप, तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 10.23 ही दिखा रहा है। इसके बाद जो यहाँ पे 4 जीरो जो आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है, सिंपली 10.23 ही आ रहा है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आप फ्लोट वैल्यू प्रिंट करते हो तो आप अगर ये सब चीजें नहीं लिखते हो, सिंपली परसेंट एफ अगर आप लिखते हो तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट डिस्प्ले होता है, तो आपको आंसर क्या करना है, टोटल 6 डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए तो यहाँ पे परसेंट के बाद 0.2 लिख दो, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लेगा। अगर आप 3 लिखते हो तो सिर्फ 3 ही डिजिट रहेगा। मैं यहाँ पे जो भी मैं कर रहा हूँ आपके लिए सेव करते जा रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने अभी 0.2 की जगह पे मैंने लिख दिया क्या, 0.3 लिख दिया। तो अगर मैं 0.3 लिखता हूं और अब आप रन करके देखो आप, तो क्या दिखा रहा है, 10.230 आप देख पा रहे हो यहाँ पे, राइट। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। यहाँ तक समझ में आया कि ये 0.23 यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका। अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो अब आप देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या लिखते हो। अगर आपने कुछ नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट आपको दिखाएगा पॉइंट के बाद। और अगर आप चाहते हो कि 2 3 4 कितना जितना भी चाहिए तो पॉइंट के बाद इस तरीके से इतना आप लिखो, तो उतना ही डिजिट आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद के डिजिट को कितना डिजिट आपको डिस्प्ले करना है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कोडिंग आप कर सकते हैं। क्लियर है, प्लीज मुझे कंफर्म करते रहें, समझ में आया, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया कि फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करना हो तो इसके लिए हम इस तरीके से हम यूज हम कर सकते हैं, राइट। चलिए ओके है, यहाँ पे सभी लोगों को कोई डाउट नहीं, ऑल क्लियर है।
राइट, ओके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या कि अगर ये तो हो गया इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, दोनों को कैसे प्रिंट करना है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है, मैंने आपको कैरेक्टर के बारे में रूल आपको बता चुका हूं। मैंने क्या बताया कि मान लो कि कैरेक्टर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्या वेरिएबल का नाम दे दिया सी एच, क्योंकि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो ना, एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको ये बताया कि कैरेक्टर के अंदर आप अगर सिंगल कोट लिखना कंपलसरी है, और अगर मैं यहाँ पे मान लो 3 लिखता हूं तो भी ये एक वैलिड कैरेक्टर होगा। 3 का मतलब ये नहीं कि अब इंटीजर हो जाएगा, नहीं। अगर सिंगल कोट के अंदर में है तो ये कैरेक्टर की तरह काम करेगा। और अगर इसको आप प्रिंट करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे प्रिंट में क्या लिखेंगे, कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, जैसे मैंने इंटीजर के लिए %i यूज किया था, फ्लोट के लिए %f यूज किया था, उसी तरीके से यहाँ पे क्या यूज करेंगे, %c यूज करेंगे। कैरेक्टर का जो ये कैरेक्टर का जो फर्स्ट लेटर है c, उसको लेना है और फिर कॉमा देते हुए यहाँ पे ch यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और अब आप यहाँ पे इसको रन करके आप देखो, यहाँ पे आंसर आपको 3 दिखा रहा है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर आपको दिखाएगा, राइट। चलिए ये चीज समझ में आ गया होगा कि इसमें हम नंबर को भी ले सकते हैं कैरेक्टर के अंदर में। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा अगर मैं लिखता हूँ 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं जितने भी लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं सभी से मैं चाहूंगा कि यहाँ पे क्या आंसर होगा, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें। कि अगर मैंने सी एच इक्वल्स लिखता हूँ क्या 3 4 5 6 अगर ऐसा लिखता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट आएगा या यहाँ पे एरर आएगा, वो आपको यहाँ पे बताना है, राइट। मैक्सिमम लोग बता रहे हैं कि एरर यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर आप जावा में कोडिंग कर रहे हो तो उस वक्त एरर आएगा, बट सी प्रोग्रामिंग में ये एरर बिल्कुल नहीं दिखाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी इंटरव्यू में जाते हैं इस तरीके से आपको दिया जाएगा। तो अगर सी और जावा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सी में क्या होगा कि अगर सिंगल कोड के अंदर आप मान लो कि 3 4 5 6 ऐसा लिखते हो आप, ठीक है, यहाँ पे एरर बिल्कुल नहीं दिखाएगा। और आंसर क्या आएगा, आंसर जो है सबसे लास्ट जो डिजिट होगा, सिर्फ वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 4 5 6 सभी नहीं आएगा, जो लास्ट में जो डिजिट आपने लिखा है उसी को वो कंसीडर करेगा, बाकी को वो इग्नोर करेगा। आप देखो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे यहाँ पे 6 यहाँ पे आंसर आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। क्योंकि जावा में ऐसा नहीं होता था। जावा में अगर आप यहाँ पे अगर एक सिंगल लेटर को छोड़ के कुछ और भी अगर आप लिख देते हो 2 3 4 जैसे इस तरीके से मैंने लिख दिया, तो जावा में आपको डायरेक्टली कंपाइल टाइम में ही एरर दिखा देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो होगा वो प्रिंट करता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट करके लिखता हूँ, इसका आंसर कितना होगा, 6 इसका आंसर आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ पे। अच्छा देखो, जैसे मैं मान लो यहाँ पे 6 मैंने हटा दिया, अभी मैंने क्या लिखा 3 4 5। आप आंसर बता सकते हैं सभी लोग, जितने लोग बैठे हैं प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। अभी आंसर कितना आना चाहिए यहाँ पे, अभी अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए, यहाँ मैंने लिखा है 3 4 5, सी एच इक्वल टू 3 4 5, यहाँ पे रन किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए हमें, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 आंसर आ रहा है। जिन्होंने भी 5 दिया है, कुछ लोग यहाँ पे कुछ अलग आंसर दे रहे हैं। 5 जिनका आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ईजी, अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और इस तरीके से कैरेक्टर को हम प्रिंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो ओके है। अच्छा, लेकिन अगर आप अल्फाबेट रखना चाहो, मान लो कि मैंने यहाँ पे ABC लिखा, अब आपको क्या लग रहा है आप सभी को कि क्या हो सकता है यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगा या आउटपुट आएगा, कुछ क्या हो सकता है, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। क्या हो सकता है, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, एरर आएगा या कुछ आउटपुट यहाँ पे आएगा। यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ABC मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं CH को प्रिंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे प्रिंट में हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, कोई बता रहे हैं A, कोई बता रहे हैं C। अभी जस्ट मैंने आपको रूल क्या बताया कि अगर आप इसमें एक लेटर से ज्यादा जब भी लिखते हो तो लास्ट में जो लेटर है सिर्फ उसी को वो डिस्प्ले करेगा, एरर आने के तो सवाल ही नहीं है। जैसे आप इसको आप रन करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर C आएगा। जिन्होंने भी आंसर C किया है बिल्कुल उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे C आएगा। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, ठीक है। और अगर आप सिंगल लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे A लिखा, तो अब आप इसको रन करके आप देखो तो A ही दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हो क्या कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट करना चाहते हो तो भी आप वहां पे प्रिंट आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड साइन लिखा, ठीक है।
तो एंड साइन अगर मैं लिखता हूं तो ये प्रॉपर तरीके से एंड प्रिंट यहाँ पे करेगा ही करेगा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एंड यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो क्या कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक और मैंने दे दिया क्या, डॉलर साइन मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डॉलर साइन में यूज कर रहा हूँ और दोनों सिंबल मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं दोनों ही सिंबल मैंने यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एंड भी है और यहाँ पे डॉलर भी है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, जो लास्ट में है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे एरर बिल्कुल नहीं आएगा। जावा में डेफिनेटली एरर आएगा, लेकिन सी में एरर नहीं आता है। सी में ये अलग यहाँ पे रूल है, और उसको आप रन करके देखो, यहाँ पे आपको डॉलर सिंबल आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो आई होप कि अभी आप ये चीज समझ में आ गया होगा कि अगर आपको इंटीजर प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, फ्लोट वैल्यू क्या होता है उसको कैसे प्रिंट किया जा सकता है, कैरेक्टर हम किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हम कर सकते हैं, और यहाँ पे इस तीनों डेटा टाइप के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से यूज किया जा सकता है। प्लस मैंने आपको लास्ट सेशन में ये भी बताया था कि यूजर से कैसे इनपुट लेना है, और प्रिंटफ एंड स्कैनफ का क्या कंसेप्ट है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर चुका हूँ। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है क्या, कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक यहाँ पे टॉपिक हमारे पास है, जिस टॉपिक को कहते हैं क्या, ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है तो इसके लिए आपको ऑपरेटर का यूज करना जरूरी होता है। तो ऑपरेटर होता क्या है, आप में से कोई जानते हैं, चैट बॉक्स यूज करके बताइए कि क्या होता है ऑपरेटर। देखिए, ऑपरेटर का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप लिखते हो, आप प्लस लिखते हो, माइनस लिखते हो, मल्टीप्लिकेशन लिखते हो, डिवीजन लिखते हो, है ना, आप लेस देन साइन लिखते हो, ग्रेटर देन साइन लिखते हो, ये सभी जो आप लिखते हो, है ना, ये क्या है, ये एक सिंबल है, राइट। हम प्लस लिखते हैं तो प्लस क्या है, एक सिंबल है। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं क्या, कि यहाँ पे अगर मैं ऑपरेटर को अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं कि ऑपरेटर जो है वो है क्या, तो आप सिंपली क्या बताओगे कि ऑपरेटर इज अ सिंबल, है ना, symbol which is used for mathematical calculations के लिए हम करते हैं। यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जब भी करना हो तो आपको ऑपरेटर का यूज करना होगा। तो सी प्रोग्रामिंग में अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। यानी सबसे फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है क्या, फर्स्ट जो ऑपरेटर आता है जिसको कहते हैं अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है, इसमें क्या क्या सिंबल हम करते हैं, तो इसमें आप यूज करते हैं प्लस, आप इसमें यूज करते हैं माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और ये भी साइन है कि हम करते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि प्लस तो ओके है ना, यहाँ पे जो है प्लस तो आप अच्छी तरीके से यूज करते हैं, लास्ट टाइम मैंने यूज भी किया था, डिवीजन भी यूज किया था। लेकिन ये जो है परसेंटेज, ये परसेंटेज यहाँ पे जो लिखा है इसको हम परसेंटेज नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं कोई बताएगा, इसको कहते हैं मॉड्यूलस, है ना, मॉड्यूलस कहते हैं। अब मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, कि मॉड्यूलस मतलब क्या, कि अगर मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करके यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 16, और इस 16 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, मान लो कि 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, कुछ इसी तरीके से हम लोग डिवाइड किया करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 into 3 करते हैं तो यहाँ पे कितना होता है, डिवीजन कुछ ऐसे हम लोग क्या करते हैं ना, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये जो मैंने आपको बताया है इसके बेसिस पे अगर हम बात करें, तो अगर आप लिखते हो क्या 16/3 = तो आंसर कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 16/5 है ना, 16/5 है तो आंसर कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, राइट। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे, ऐसे ही कुछ होगा ना। लेकिन अगर आप लिखते हो क्या 16 और यहाँ पे ये साइन दे दिया, मॉड्यूलस का साइन दे दिया, और फिर मैं 5 लिखता हूं, तो अब जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 1 यहाँ पे कौन सा वाला वैल्यू आ रहा है, 1 जो आ रहा है ये हमारा रिमाइंडर वैल्यू यहाँ पे जो है उसको कहेंगे मॉड्यूलस वैल्यू। और यानी ये जो वैल्यू हमारा है यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉइंट कर देता हूं, ये इसको और ये इसको पॉइंट करेगा। समझ में आया, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, दोनों में डिफरेंस, डिवीजन और ये मॉड साइन में क्या डिफरेंस है। मॉड जब भी करेंगे तो हमेशा वो रिमाइंडर वैल्यू जो होगा
वही आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझने के लिए लिख देता हूँ क्या, कि मॉडुलस गिव्स राइट रिमाइंडर वैल्यू, राइट रिमाइंडर वैल्यू ये आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। कैसे होगा, प्लस माइनस मल्टी डिवीजन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं मॉड को समझाने के लिए कोशिश करूंगा और इसको मैं आपके लिए सेव कर देता हूं और मैं वापस से कोडिंग पे आके मैं आपको एक प्रोग्राम करके भी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो कि एक्स वाई जेड मैंने डिक्लेयर कर दिया, एक्स की वैल्यू मान लो कि मैंने अभी जो लिखा था एक्स की वैल्यू 15 दे दिया, वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया मान लो कि 5 दे दिया, ठीक है। और जेड इक्वल्स टू मैं कर रहा हूँ क्या, एक्स डिवीजन वाई, मैंने भी जो आपको करके भी जो दिखाया था, तो सभी वैल्यू इंटीजर में तो मैंने यहाँ पे परसेंट आई ही यूज कर रहा हूँ और जेड को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, है ना। तो जेड क्या करेगा, जेड में एक्स डिवीजन वाई होगा, यानी 15 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि सब कुछ इंटीजर में तो पॉइंट में आएगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे जो आंसर आपको यहाँ पे जो दिखने को मिलेगा वो आंसर कितना होगा, ये 3 आंसर आपको यहाँ पे दिखा देगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओके होना चाहिए कि यहाँ पे आंसर हमें कितना होगा, 3 दिखाएगा। अब आप सोचेंगे पॉइंट में क्यों नहीं दिखाया, पॉइंट के आगे को इग्नोर क्यों किया, क्योंकि हमने सब कुछ डिक्लेयर किस में किया था, इंटीजर में किया था, यानी एक्स वाई और जेड सब इंटीजर में रखा था और यहाँ पे परसेंट आई भी लिखा था, तो इसलिए आपको वो इंटीजर में ही वैल्यू आपको दिखाया, पॉइंट के बाद वाले को वो नहीं डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे जो ये डिवीजन है ना, इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मॉड लिख दिया। तो मॉड का मतलब मैंने क्या बताया, हमेशा रिमाइंडर वैल्यू देता है, डिवीजन के बाद जो बचा हुआ जो वैल्यू होता है वो, जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डायरेक्टली 3 से आंसर हो गया। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया कितना 16 अगर देता हूँ, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, अभी आप देखो यहाँ पे 1 आएगा रिमाइंडर। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए, तभी आपको ये समझ में आया कि डिवीजन और मॉड दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे आप लोग, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ पे। तो मॉड जब भी लिखते हो तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा इस केस में, फिलहाल यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आएगा ये 1 आंसर यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाएगा। क्लियर होगा यहाँ तक, ये हो गया हमारा 11th नंबर का प्रोग्राम, मैंने अभी आपको बताया। तो दोनों में डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन आप जानते थे, यहाँ पे डिवीजन और मॉड किस तरीके से काम करता है ये मैंने बताया। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का जो ऑपरेटर है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर में क्या क्या चीजें होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब ये रिमाइंडर वैल्यू को प्रिंट करके आपको दिखाता है। अब दूसरा जो टाइप होता है उसे आप समझिए, दूसरा जो टाइप होता है जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। नाम से समझ में आया कि रिलेशन बनाएगा, मतलब क्या, कि कंपैरिजन करने के लिए। जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या, कि एक वेरिएबल की कंपैरिजन हम दूसरे के साथ करना चाहें तो वहां पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं। ये सभी जो सिंबल है, ये सभी सिंबल्स रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर में आता है। और इस सभी सिंबल्स का जो हम करते हैं, कब हम यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आप कब यूज करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन कब यूज करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए, यानी टू कंपेयर, कंपेयर टू कंपेयर, कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। कैसे कंपैरिजन होगा वो भी अब देखो एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। एक्स मान लो मैंने दे दिया क्या 10 और वाई मैंने यहाँ पे दे दिया 20। अब दोनों वैल्यू जो है उसमें मुझे कंपैरिजन करना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है। तो वहां पे हम कैसे चेक करेंगे, मैंने लिखा कि x इज लेस देन y, है ना। ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे जो लिखा है कि x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20, इसको अगर मुझे थोड़ा सा जस्टिफाई करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, कि कैसे हम बताएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना कि x इज लेस देन y है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x, कि y की वैल्यू ग्रेटर है x की वैल्यू से। इसको कुछ और लिख सकते हैं क्या, कोई बताएगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल्स टू y, कि x की वैल्यू y और y की वैल्यू दोनों मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से इस चीज को आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि यहाँ पे तीनों चीजें हम कर बोलने के लिए बोल सकते हैं ना, कि x की वैल्यू लेस है y से, या y की वैल्यू ग्रेटर देन है x से, और x इज नॉट इक्वल्स टू है y। क्लियर है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन। यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल हम प्रोग्राम में इसका इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे और उसके लिए हम क्या सब कंसेप्ट यहाँ पे यूज हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए वापस से मैं कोडिंग पे चलता हूँ और मैं इसको आपको बताता हूँ कि हम कोडिंग में इसका किस तरीके से यूज करेंगे। अब जैसे मान लो कि मैं सिर्फ दो वेरिएबल रखता हूँ, एक्स और वाई। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू दे दिया, क्या एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 हमने यहाँ पे दे दिया, कुछ इस तरीके से। एक्स 10 है, वाई 20 है, तो अब मुझे क्या करना है कि दोनों में कंपैरिजन करना है। अभी वहां पे तो सिंपली समझ में आ रहा था कि मैंने लिख दिया था एक्स इज लेस देन वाई, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पे आपको एक यूज करना होता है, क्या, फ्लो कंट्रोल या कंट्रोल स्टेटमेंट हम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि प्रिंटफ आप जहां पे भी लिखते हो मैसेज आपको प्रिंट कर देता है। प्रिंटफ का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर आपको आउटपुट आपको देता है, प्रिंटफ लिखो उसके अंदर जो भी मैसेज लिखो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ये पर्टिकुलर मैसेज मुझे तभी प्रिंट करो जब ये कंडीशन ट्रू हो तो ही वो प्रिंट हो, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं हो, कुछ अगर ऐसा अगर आपको करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लो कंट्रोल यानी कंट्रोल स्टेटमेंट का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो कैसे वो सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे उसके बारे में अभी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्या क्या यहाँ पे चीजों को हम कर सकते हैं बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डिटेल में इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर में क्या सब चीजें यहाँ पे होता है और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली किस तरीके से मैसेज प्रिंट करवाओ, कब आप नहीं प्रिंट कराना चाहते हो, ये सब कुछ आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये सब कुछ आपको डिसाइड आप यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसके अंदर में पहले क्या सब चीजें होता है, पहले मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँ फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पार्ट आता है हमारे पास में, पहले इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर आप तभी बन सकते हो जब आपको ये पता हो कि इंटरनली जो है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यानी उसका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो कहां से कहां तक जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो फ्लो कंट्रोल है उसके अंदर में क्या क्या पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1, 2 एंड 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या पार्ट है, सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्या, सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है क्या है उसको कहेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट। सेकंड जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, इटरेटिव स्टेटमेंट, ये हमारा हो गया इटरेटिव स्टेटमेंट। और जो थर्ड जो पार्ट है उसको हम कहते हैं क्या, ट्रांसफर स्टेटमेंट। ठीक है, ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब क्या है इसमें, अब सिलेक्शन स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसके अंदर में हमारे पास आता है इफ एल्स इफ और यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट। ये चार तरह का स्टेटमेंट यहाँ पे हम यूज हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ और ये स्विच, ये चार इसमें इसके अंदर में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे कोडिंग के थ्रू, अभी हम काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं सभी का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें आएगा। ठीक है, अभी आप देखो इटरेटिव के अंदर में क्या सब चीजें होता है। इटरेटिव के अंदर की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो होगा 1, 2 एंड 3 पार्ट्स इसमें और होता है। क्या क्या इसमें होगा, इसमें होता है व्हाइल लूप, फिर होता है डू व्हाइल लूप, फिर होता है फॉर लूप। ये तीन तरह का लूप यहाँ पे हम यूज करेंगे। कैसे होगा बहुत डिटेल में हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर स्टेटमेंट का। ट्रांसफर स्टेटमेंट के अंदर में जो हम लोग यूज हम करते हैं, क्या क्या हम यूज हम करेंगे, देखो आप सबसे फर्स्ट जो हम यूज हम करेंगे ब्रेक। ये सभी जो है कीवर्ड है, हम कैसे यूज करेंगे काफी डिटेल में सभी के बारे में देखेंगे। फिर आता है कंटिन्यू और एक होता है यहाँ पे गो टू। ठीक है, ये तीन होता है ट्रांसफर स्टेटमेंट। ये फ्लो कंट्रोल आपको समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप थोड़ा भी कुछ भी लॉजिक अगर समझना चाहते हैं तो आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आना जरूरी है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में सबसे पहले इफ है, इसके अंदर में हम कोडिंग किस तरीके से करेंगे,
और फिर आप ऑटोमेटिक आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। कैसे होगा अब देखते हैं, कोडिंग पे आते हैं, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी आप, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारे पास दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक्स एंड वाई, दोनों में मैंने कुछ वैल्यू दे दिया, और अब मुझे ये चेक करना है कि दोनों में कौन छोटा बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने सिंपली लिखा कि x इज लेस देन y, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा। तो अभी क्या होगा, आप जैसे इस प्रोग्राम को रन करोगे ये मैसेज आपको प्रिंट करके दिखा देगा। मैं जैसे यहाँ पे रन करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि आपको आउटपुट स्क्रीन पे x इज लेस देन y मैसेज प्रिंट करके दिखा दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, पहले चेक तो करो, अभी तो ये सब नहीं भी आप लिखोगे तो भी प्रिंटफ में आप जो कुछ भी लिखोगे वो प्रिंट करके दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ एक्स इज लेस देन वाई, तो इसको यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, आपने प्रिंटफ के अंदर जो कुछ भी लिखा था वो प्रिंट करके दिखा दिया उसने। डबल कोट में जो कुछ कुछ भी लिखो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे करना है कि मुझे पहले चेक करना है प्रोग्रामिंग को, कि यहाँ पे पहले जो दो वैल्यू है, पहले आप कंप्यूटर को ये बोल रहे हैं कि देखो डायरेक्टली तुम इसको प्रिंट नहीं करो, पहले तुम ये चेक करो कि यहाँ पे x की वैल्यू सच में y की वैल्यू से कम है तो इसको प्रिंट करो, अदरवाइज तुम प्रिंट नहीं करो। समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। तो उस केस में हमने अभी जो आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट जो बताया उसका यूज हम करेंगे। यानी अब मैंने जो बताया था, क्या बताया था, इफ कीवर्ड जो बताया था, इफ और ब्रैकेट देना है, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट देना है और इसके अंदर आप कंडीशन लिखो, क्या x इज लेस देन y। तो इफ और ब्रैकेट में जो ये कंडीशन लिखा है ये क्या रिटर्न करता है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। यानी ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, बुलियन, बुलियन को हम ट्रू और फॉल्स कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही ये मैसेज अब प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये लिखो या नहीं लिखो प्रिंटफ के अंदर जो कुछ भी लिखते थे मैसेज प्रिंट होता था। लेकिन अब मैंने बोला कि ऐसा नहीं करो, आप ये पहले कंडीशन चेक करो कि x की वैल्यू लेस देन y है तो ही इस मैसेज को प्रिंट करो। इसको मैं थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट में कर दूंगा तो ज्यादा समझ में अच्छी तरीके से आएगा, इस तरीके से। और इसके अंदर में ये मैसेज दिया कि अब ये मैसेज तभी प्रिंट करो जब ये कंडीशन ट्रू हो, सेटिस्फाइड हो, तो ही ये मैसेज प्रिंट करना है। ठीक है, अब आप देखो, अब मैं रन करता हूं, अब आप दिखा रहा है x इज लेस देन y, प्रिंट करके दिखा रहा है, ओके है। अब मैं चेंज करता हूं वैल्यू, x की वैल्यू मैंने कर दिया कितना 100 और y की वैल्यू मैंने कर दिया 20। तो आप लोग बताएंगे कि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। यहाँ पे x इज लेस देन y अगर मैं लिखता हूं और वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? यस, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आ रहा है। तो जैसे ये कंडीशन यहाँ पे x की वैल्यू तो यहाँ पे लेस तो है नहीं, कंडीशन यहाँ पे जो है ये फॉल्स हो चुका है। तो जैसे ये फॉल्स होगा इसका मतलब क्या कि अब इसके अंदर जो हमने कर्ली ब्रैकेट लिखा था कंट्रोल इसके अंदर जाएगा ही नहीं और ये मैसेज को प्रिंट नहीं करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। जैसे आप रन करोगे यहाँ पे देखो ब्लैंक आउटपुट आपको दिखा रहा है, कुछ भी मैसेज नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके प्रोग्राम में एरर आएगा, आप में से भी कुछ लोग बता रहे थे एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? जस्ट मैं चेक करना चाह रहा था, मैंने सिंपली कंप्यूटर को ये बोला कि देखो कंडीशन चेक करो, कंडीशन अगर ट्रू हो तो इसको प्रिंट करो, कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये इसको प्रिंट नहीं करो। सिंपल सा ये कंसेप्ट है। समझ में आया सभी लोगों को? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। तो ये होता है, क्या कहते हैं इसको, सिलेक्शन स्टेटमेंट, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट भी इसको हम कहते हैं, जहां पे आप कुछ कंडीशंस आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे जो वैल्यू था वो ब्लैंक आ रहा था, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा था तो 100 जब लिखा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स था, आउटपुट आपको यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कर रहा था और आउटपुट यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा था। तो ये ब्लैंक मुझे नहीं दिखाना है, मुझे कुछ ना कुछ तो मैसेज दिखाओ, नहीं तो अभी यूजर यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, यूजर को कुछ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, राइट। तो यूजर को यहाँ पे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे इंटरनली क्या हो रहा है। ठीक है, उस केस में आपके पास आता है दूसरा कंसेप्ट। मैंने क्या बताया था, एक तो इफ बताया था, उसके बाद क्या बताया, इफ एल्स बताया था। तो इफ तो मैंने लिख दिया है, ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास एल्स पार्ट। अब एल्स के अंदर कुछ ऐसा लिखेंगे, अब देखो इफ लिखा और ब्रैकेट में कंडीशन लिखा है, लेकिन एल्स में यहाँ पे कोई भी कंडीशन हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ एल्स लिखते हैं और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे दे दिया मैंने, और इसके अंदर सिर्फ मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया और उसमें क्या लिखा मैंने, x इज नॉट लेस देन y। तो इसका मतलब क्या कि एल्स वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब
इफ का जो कंडीशन है वो फॉल्स होगा तो अंदर नहीं जाएगा, ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। डायरेक्टली कंट्रोल जंप करके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक किया कंडीशन फॉल्स, ओके ये प्रिंट नहीं किया, जंप किया एल्स में और एल्स के नीचे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपने जो कुछ भी लिखा है उस मैसेज को वो प्रिंट करके दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है x इज नॉट लेस देन y। समझ में आ रहा है यहाँ पे कि पहले इफ बताया और फिर इफ एल्स बताया, यानी एल्स पार्ट का काम क्या है, ये पहले चेक करेगा ऊपर का कंडीशन, ऊपर का कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स के अंदर आएगा, उस यहाँ पे आपने जो कुछ भी मैसेज लिखे हो उस पर्टिकुलर मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देता है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि इफ कैसे काम करता है, इफ एल्स कैसे काम करता है, हम यहाँ पे कंडीशन, हम किस तरीके से हम लोग कंडीशन यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा कंडीशंस भी चेक करना चाहो तो एक से ज्यादा कंडीशंस भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक यूजर से एक कोई भी अल्फाबेट लेना है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक कैरेक्टर इनपुट लेना है, कैरेक्टर के बारे में अभी जस्ट मैंने आपको बताया, मान लो कि कैरेक्टर ch एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। कैरेक्टर इनपुट लेना है, ch वेरिएबल का नाम है, हमने क्या रखा प्रिंटफ के अंदर क्या रखा कि एंटर एनी अल्फाबेट, है ना। कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया कि एंटर एनी अल्फाबेट। अब यूजर जो भी इनपुट देगा कैसे वैल्यू हम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए क्या यूज करेंगे स्कैनफ। किस टाइप का इनपुट देना है तो कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं %c, कहाँ पे स्टोर करना है ch में, बट ch कंप्यूटर के अंदर में कहाँ पे है एड्रेस बताना पड़ता है। एड्रेस के लिए हम क्या यूज करते हैं एंड साइन यूज करते हैं, लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर इनपुट देगा और जो भी इनपुट ABCD जो भी देगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा ch में जाके स्टोर हो जाएगा। अब ch में जो भी स्टोर हुआ है, अभी अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखाऊं तो मैसेज क्या आएगा एंटर एनी अल्फाबेट। अगर मान लो आपने दे दिया ए, है ना, अभी एंटर करोगे तो आउटपुट कुछ आएगा नहीं, लेकिन मुझे ये बताना है कि अगर यूजर ने ए दिया, जैसे एंटर करोगे तो यहाँ बताना चाहिए कि ए जो है वो वॉवेल है या वॉवेल नहीं है। वॉवेल हमारे पास कितने होते हैं इंग्लिश में AEIOU, है ना। तो AEIOU के अलावा कुछ आएगा तो वहां पे क्या बताएगा इट्स नॉट ए वॉवेल, लेकिन AEIOU में से कोई भी होगा तो वहां पे क्या आना चाहिए, वहां पे ये आना चाहिए कि इट इज अ वॉवेल। तो वो प्रोग्राम हम कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 कंडीशंस चेक करना होगा, ठीक है। तो इन यूजर ने जो भी अल्फाबेट दिया सब ch में है, तो पहले हम कंडीशंस के लिए क्या यूज करेंगे इफ यूज करेंगे। वैल्यू जो यूजर जो भी वैल्यू दे रहा है सब कहाँ पे स्टोर्ड है, सब ch में जाके स्टोर्ड है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ इफ में कि ch की जो वैल्यू है 2 बार इक्वल साइन लिखने का मतलब क्या होता है कंपैरिजन होना, ठीक है। आप एक बार वैल्यू जब लिखते हो, देखो मैं थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको यहाँ पे, इसको पहले मैं सेव करता हूँ कि देखो अगर जैसे मान लो कि मैंने लिखा x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 20 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल्स दोनों में कंपैरिजन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि x इज लेस देन y है या y इज ग्रेटर देन x है, या हम लिखेंगे क्या x इज नॉट इक्वल्स टू y। एक तो ये हो गया, एक केस ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू सेम हो, मतलब x भी 10 है और y की वैल्यू भी 10 है, और अब मुझे दोनों में कंपैरिजन करना होगा तो कैसे करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 2 बार इक्वल साइन लिख के फिर y लिखेंगे। तो यहाँ पे जब भी 2 बार इक्वल साइन अगर आप लिखते हो वो इंडिकेट करता है ये कि जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। लेकिन अगर एक बार आप इक्वल साइन लिखते हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब सिंपली ये होता है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये जो है ये x में जाके स्टोर हो रहा है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा कि एक बार इक्वल साइन लिखो तो वैल्यू स्टोर होता है, लेकिन 2 बार इक्वल साइन लिखो तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करता है कि x के और y के पास जो वैल्यू है वो दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। समझ में आया, प्लीज मुझे कंफर्म जरूर कीजिए यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस है, राइट, यस, ओके। चलिए तो इसको मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, और अब मैं वापस से कोडिंग पे आता हूँ। अभी आप देखो आप कि यूजर जो भी इनपुट दे रहा है वो सब किस में आ रहा है ch में जाके स्टोर है। मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ इफ ch इक्वल्स टू 2 बार इक्वल साइन लिखने का मतलब क्या कंपैरिजन होगा। और मैंने क्या लिखा कैरेक्टर को मैंने क्या बताया सिंगल कोट के अंदर लिखना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा a से पहले कंपैरिजन करो कि यूजर ने जो भी इनपुट इस ch में दिया है क्या वो a के बराबर है क्या, अगर होगा तो इसके अंदर आएंगे और हम प्रिंट क्या कर देंगे, मैंने प्रिंट क्या कर दिया कि इट्स अ वॉवेल। ये एक कंडीशन हो गया, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ ए ही नहीं है, हमारे पास अगर यूजर ई देता है तो भी वॉवेल आना चाहिए,
आई ओ यू जो भी देगा सब में वॉवेल आना चाहिए, यानी 4 बार कंडीशन और चेक करना होगा। तो जब भी दूसरा टाइम हम कंडीशन चेक करेंगे तो क्या यूज करेंगे, एल्स इफ, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी एच इक्वल्स टू यहाँ पे सिंगल कोट में ई लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमने प्रिंट में क्या दे दिया, सेम मैसेज दे दिया, इट इज अ वॉवेल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है तो प्लीज आप पूछिए, और समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। ये हो गया ए के लिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए ई हो गया। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, आई से कंपैरिजन करेगा, यहाँ पे ओ से कंपैरिजन करेगा, ए ई आई ओ, एक बार और करना होगा, ए ई आई ओ यू, कुछ इस तरीके से। मतलब क्या होगा, अब देखो आप प्रोग्राम को समझिए आप यहाँ पे कैसे काम करेगा। ये हो गया ए, ये ई के लिए कंडीशन चेक करेगा, आई, यहाँ पे ओ होगा, यहाँ पे ओ होगा, और यहाँ पे यू होगा, मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया, चलो ठीक है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब कैसे काम करेगा, जैसे ही मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको रन किया, ठीक है, जैसे मैंने रन किया, अभी आउटपुट स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो कि यूजर ने दे दिया, क्या दिया यहाँ पे, ई दे दिया। तो ई कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, ई जो स्टोर हुआ है वो सी एच में स्टोर हुआ है, ठीक है। तो सी एच के पास वैल्यू क्या है, अभी ई है। सबसे पहले यहाँ पे आके चेक करेगा इफ, तो सी एच के पास क्या है, ई, ई इक्वल्स टू ए है क्या, नहीं है, यानी कंडीशन फॉल्स, फॉल्स हुआ मतलब अंदर नहीं जाएगा, ये जंप करके यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जैसे आया, ओके हाँ ये जो सी एच के पास ई है और वैल्यू भी ई है, यानी ये कंडीशन ट्रू है, बस इसके अंदर जाएगा और मैसेज क्या दिखा देगा, इट इज अ वॉवेल। लेकिन इसके बाद वो आगे का वो चेक नहीं करने जाएगा, क्योंकि जहां पे कंडीशन ट्रू मिल गया उसके अंदर जाके मैसेज को प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम टर्मिनेट वो कर देगा। तो अब आप यहाँ पे जैसे दिया मैंने, एंटर में करता हूं, आप देख सकते हो इट इज अ वॉवेल आपको दिखा रहा है। तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे जो कुछ भी आप यहाँ पे आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको मैसेज दिखाएगा। लेकिन अगर यूजर ने क्या दे दिया, ए ई आई ओ यू के अलावा कुछ और दे दे, तो मैंने आपको क्या बताया था, एल्स पार्ट। एल्स में क्या होता है कि सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिखेंगे, और मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, इट्स नॉट अ वॉवेल, ठीक है। तो ये मैसेज कब प्रिंट होगा, एल्स वाले में कब कंट्रोल आएगा, जब ऊपर में जितने भी 5 कंडीशंस लिखे हैं, पांचों के पांचों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो वो एल्स में आएगा। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, एंटर एनी अल्फाबेट, ठीक है, मैंने दे दिया मान लो पी। तो पी अगर दिया तो पी कहाँ पे स्टोर हुआ है, पी जो स्टोर हुआ है वो सी एच में स्टोर हुआ है। यहाँ पे आके चेक करेगा, नहीं कंडीशन ट्रू नहीं है। फिर यहाँ पे चेक करेगा, नहीं ए भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, तो वो कहाँ चला जाएगा, एल्स में। और एल्स में क्या मैसेज है, इट्स नॉट अ वॉवेल। तो अब यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ, आप देखो मैसेज क्या दिखा रहा है, इट्स नॉट अ वॉवेल। समझ में आया, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। यानी मैं सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप कंडीशन चेक करना चाहते हैं और आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो, तो पहले इफ लिखेंगे, लास्ट में एल्स लिखेंगे, और बीच में जितने भी कंडीशंस होंगे सबके लिए क्या यूज करेंगे, एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ। कितना जितना बार आपकी जरूरत है उतनी बार आप यहाँ पे इसका यूज आप कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे कंफर्मेशन दीजिए सभी लोगों को कि समझ में आया क्या, कि कंडीशंस हम कैसे हम चेक कर सकते हैं। यस और नो प्लीज मुझे यहां तक कंफर्म कीजिए मुझे।